सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद मॉस्को में मौजूद हैं। रूस ने दी है बशर अल असद को शरण। जी हां, बशर अल असद की तस्वीर सामने आई है। यह है वो तस्वीर असद की और रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी के हवाले से यह खबर सामने आई है। तो असद अब पुतिन की शरण में, रूस की शरण में। जिस तरह से हालात बहुत तेजी से सीरिया में बदले हैं और उसके बाद अब देखिए बशर अल असद की पहली तस्वीरें आई हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ। पूर्व राष्ट्रपति सीरिया के अब रूस में नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो ये गवाही दे रही हैं कि अब रूस की शरण में पहुंचे हैं असद। तो सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति पर इजरायली अमेरिकी अधिकारियों का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका और इजरायल ने भी माना रूस में मौजूद हैं असद, और जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे भी यह दावा मजबूत होता नजर आ रहा है कि रूस में असद पहुंच चुके हैं, रूस की शरण में है असद। जिस तरह से सीरिया के अंदर तेजी से घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद असद के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है, तो ऐसे में अब देखिए अमेरिका की तरफ से दावा और साथ ही ये तस्वीरें असद के रूस में मौजूद होने की। पुतिन के साथ इन तस्वीरों में नजर आए थे असद। वहीं रूसी सरकारी मीडिया टास का दावा सामने आया है। असद के परिवार को भी रूस ने दी है शरण। बशर अल असद परिवार के साथ मॉस्को में है। रूस असद के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माना जाता है। तो सिर्फ असद ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी रूस में मौजूद है। ये रूस की जो एजेंसी है, न्यूज एजेंसी टास, उसमें दावा किया गया है। सीरिया में बागियों ने राष्ट्रपति भवन पर पोला धावा। असद की लग्जरी कारों के बेड़े पर भी किया कब्जा। ये तस्वीरें असद के कारों की हैं जहां पर कब्जा हो गया है। अब विद्रोहियों का लग्जरी कारों का ये पूरा का पूरा बेड़ा असद का है और अब देखिए असद नहीं है, तो ऐसे में विद्रोहियों ने यहां पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला और यहां पर कब्जा कर लिया। تفرجوا هذا جزء من الكراج تبع القصر. شوفها ترى احنا كنا عايشين نحن. वहीं असद के भाई के बंकर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। दमिश्क में बशर के भाई माहिर असद का बंकर, भूमिगत बंकर का वीडियो सामने आया है। ليش مو مركبين له اسانسير؟ और रूसी बॉर्डर के पास पहुंचे सीरियाई विद्रोही रूसी खेमिमिम एयर बेस के पास के इलाके पर कब्जा कर लिया। करीब 6 किलोमीटर दूर जेबला शहर पर भी कब्जा कर लिया है। रूसी मीडिया टास के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। सीरिया में असद का तख्ता पलट हो चुका है। रूस और ईरान के समर्थन वाली असद सरकार का अंत हो गया है। विद्रोही गुटों ने पूरे सीरिया में असद की सत्ता और उनकी सेना को उखाड़ फेंका है। अब सवाल यह है कि सीरिया का भविष्य क्या होगा। सीरिया में नई सरकार किसकी बनेगी? क्या विद्रोही गुट के मुखिया गोलानी की अगुवाई में सरकार बनेगी? उससे बड़ा सवाल यह है कि असद के तख्ता पलट से सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा सेटबैक किस देश को पहुंचा है। 8 दिसंबर, इस तारीख को हर साल सीरिया स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 8 दिसंबर, इस तारीख को हर साल सीरिया अपने आजादी का जश्न मनाएगा। 8 दिसंबर, इस दिन हर साल सीरिया में राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। 11 दिनों के अंदर ही विद्रोहियों ने सीरिया में असद सरकार को उखाड़ फेंका। सिर्फ 11 दिन में ही बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया।
न असद की सेना कुछ कर पाई, न रूस की सेना उन्हें बचा पाई, न ही ईरान की आर्मी उनके काम आई। विद्रोहियों ने अलेप्पो से लेकर देरा तक कब्जा कर लिया, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण सीरिया तक असद की हुकूमत को खत्म कर दिया। अब इन इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा है। अब सवाल यही है कि सीरिया में नई सरकार किसकी बनेगी? इस सरकार का मुखिया कौन होगा? सरकार बनाने का सबसे बड़ा दावा विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ठोक रहा है। हयात के चीफ अबू मोहम्मद अल गुलानी नई सरकार के मुखिया बनना चाहते हैं। गुलानी ने अपने लड़ाकों से कहा कि वो सरकारी और निजी संपत्तियों की रक्षा करें, फाइटर अवाम के सामने संगठन की सही छवि पेश करें। गुलानी ने सभी से साथ रहने और एक दूसरे की मदद की अपील की। सभी सरकारी संस्थाओं, सैन्य अड्डों, एयरबेस, एयरपोर्ट, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद अब हयात तहरीर अल शाम नई सरकार बनाने की कोशिशों में जुट गया है। हयात ने एक बयान जारी कर यह बताया है कि सीरिया में उसकी सरकार कैसी होगी। हयात के मुताबिक सीरिया में अब कानून का राज होगा। सीरिया की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की जाएगी। हर नागरिक और उसके संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी। मजबूत सरकारी संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय सुलह के जरिए देश में शांति और सुरक्षा स्थापित की जाएगी। सीरिया से विस्थापित लोगों को सम्मान के साथ वापस उनके घरों में लाएंगे। सीरिया के लोगों पर जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। मतलब यह कि हयात तहरीर अल शाम सीरिया की सत्ता की कमान अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। लेकिन सीरिया में आगे क्या होगा यह अब तक साफ नहीं हो सका है। तो बड़ा सवाल यही है कि सीरिया में अब आगे क्या होगा। इसको लेकर एक साथ 5 थियरीज चल रही हैं। सीरिया को लेकर 5 आशंकाएं हैं। पहली थियरी के मुताबिक सीरिया में हयात तहरीर अल शाम के मुखिया अबू मोहम्मद अल गुलानी की अगुवाई में नई सरकार बन सकती है। दूसरी थियरी के मुताबिक अलग अलग विद्रोही गुट मिलकर सरकार बना सकते हैं। तीसरी थियरी के मुताबिक सीरिया में चुनाव के जरिए नई सरकार का गठन हो सकता है। असद सरकार में जो पीएम थे वो इसी के पक्ष में हैं। चौथी थियरी के मुताबिक सीरिया में सत्ता को लेकर एक और गृह युद्ध छिड़ सकता है। विद्रोही गुट आपस में टकरा सकते हैं। पांचवी और अंतिम थियरी के मुताबिक यह भी संभव है कि सीरिया के 5 टुकड़े हो जाएं, 5 हिस्सों में अलग अलग विद्रोही संगठन अपनी सरकार बना ले। सीरिया में क्या होगा यह अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन विद्रोही गुट के मुखिया अबू मोहम्मद अल गुलानी ने ऐलान करना शुरू कर दिया है कि वो सीरिया में ऐसी सरकार बनाएंगे जो जनता के हित में काम करेगी। ऐसे बयानों के जरिए ही गुलानी अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सीरिया में बनने जा रही नई सरकार का साथ कौन कौन से देश देंगे। तुर्की, कतर, जॉर्डन और अफगानिस्तान नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जबकि रूस, ईरान, अमेरिका और इजराइल ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। अमेरिका ने कहा है कि सीरिया में उसकी सेना पहले की तरह ही तैनात रहेगी। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया की जंग अमेरिका की जंग नहीं। उधर सीरिया में बदले हालात के बाद ईरान सीरिया के लिए अपनी नई रणनीति तैयार करने में जुट गया है। सीरिया में तख्तापलट की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को पहुंचा है। सीरिया में ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म हो गया है। सीरिया में IRGC की सैन्य गतिविधि खत्म। सीरिया में अमेरिका विरोधी मिशन बंद। हथियार सप्लाई रूट बनाने का प्लान ध्वस्त। सीरिया में शिया मूवमेंट खत्म हो गया। क्षेत्रीय प्रभाव जमाने का उसका सपना तबाह हो चुका है। ईरान के बाद सबसे ज्यादा जिसको नुकसान हुआ है वो है रूस।
रूस को सीरिया में मौजूद अपने 4 बेस को खाली करना पड़ेगा। सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ेगा। सीरिया अरब में रूस का सबसे बड़ा गढ़ था, वो ढह गया है। रूस की ग्लोबल लीडर की छवि ध्वस्त हो गई है। तख्ता पलट से यह संदेश गया है कि रूस किसी देश की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। इजराइल के लिए भी खतरा बढ़ गया है। अब उसके बॉर्डर तक सुन्नी संगठन पहुंच चुके हैं। ऐसे में इजराइल को डर है कि यह संगठन इजराइल में घुसकर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल सीरिया से लगती अपनी सीमा पर बफर जोन बनाने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सीरिया के सेंट्रल बैंक में लूट की तस्वीरें सामने आई हैं। नोट के बोरे लेकर निकल रहे हैं लोग। लोगों ने बैंक से गोल्ड रिजर्व भी लूटा। लूट की ये तस्वीरें सामने आई हैं जब बैंक में लोगों ने लूटपाट की है। सरकार गिरने के बाद से कैसी अराजक स्थिति हो गई सीरिया की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। और दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के साथ ही सीरिया के हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। असद सल्तनत के अंत की खबर सुनते ही दमिश्क में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जश्न मनाने लगे। एक दशक से सुलग रहे सीरिया में मौजूदा हालात को शांति स्थापना की दिशा में बढ़ते कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या सीरिया में वाकई शांति स्थापित होगी या फिर सीरिया एक ऐसी जंग का केंद्र बनने जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं है? इन प्रश्नों का उत्तर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क की इन तस्वीरों में खामोशी है, जश्न का माहौल है और जीत का एहसास है। असद सल्तनत के अंत का ऐलान करने वाली हर तस्वीर एक दशक से भी ज्यादा समय से सुलग रहे सीरियाई मूल के लोगों में एक उम्मीद जगा रही। ये उम्मीद है शांति स्थापना की। गोलियों की आवाज और बारूद से दहलने वाले मुल्क सीरिया के लिए उम्मीद पूरी होने का पैमाना इन तस्वीरों के सिवाय कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन क्या सीरिया में आने वाली शांति स्थायी है? क्या 13 साल बाद सीरिया का संघर्ष थम गया है? और क्या यह संघर्ष सिर्फ असद के ही खिलाफ था? ये सीरिया के ताजा हालात पर बुनियादी सवाल है। और ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि दमिश्क पर फ्री सीरियन आर्मी का झंडा फहर रहा है या बशर अल असद लापता है, बल्कि इन सवालों के उठने की वजह है मौजूदा समय से लेकर भविष्य के हालात, जिसमें सिर्फ संघर्ष है। और ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि अब भी दमिश्क के कई हिस्सों में असद सेना के जवान छुपकर विद्रोहियों पर हमले कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे वजह है इराक और ईरान की निकट भविष्य में इस संघर्ष में एंट्री। यानी असद सल्तनत के पतन और विद्रोहियों के दमिश्क पर कब्जे से पहले जिस ईरान ने सीरिया का साथ छोड़ दिया, जिस इराक के एक गुट ने इस संघर्ष में अपनी जमीन की तरह जंग लड़ी, वो फिर लौट कर आने वाले हैं। और मुमकिन है कि ईरान और इराक के लड़ाकों को रूस की तरफ से बैकअप मिले। यानी सीरिया में संघर्ष बाकी है, एफएसए की जीत आधी है। दमिश्क के हालात विद्रोही बल और उनके समर्थकों के लिए जश्न मनाने का सबब है, लेकिन इस जश्न में खलल डालने की तैयारी भी हो चुकी है। इसमें रूस की भूमिका फिर भी पर्दे के पीछे है, लेकिन ईरान और इराक की भूमिका सक्रिय होने वाली है, जिसका प्रमाण है दमिश्क में मौजूद शिया लड़ाकों का विद्रोहियों के खिलाफ ऐलान जंग। यानी सीरिया अब शिया बनाम सुन्नी की जंग में जलेगा। ईरान और इराक शिया पक्ष की जंग में शामिल होंगे और रूस मजहबी बंटवारे में ईरान को मदद पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या सीरिया की किस्मत में ही जंग लिखी या फिर यह जंग असद से अलग अपनी मजहबी मान्यताओं की होने जा रही है?
इन सवालों का जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये जवाब ऐसा है जो सीरिया को स्थायी शांति वाला राज्य कभी घोषित नहीं होने देगा। और जवाब यह है कि दमिश्क ही वो केंद्र है जो शिया समुदाय के लिए अहम है। ये शहर दुनिया भर के शिया मुसलमानों का एक तीर्थ है। यहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा की कब्र है। हजरत अली की बेटी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की नवासी सैयदा जैनब की भी कब्र है। और इन मकबरों को बचाने के लिए अब भी सशस्त्र सुरक्षा बल तैनात है। यही वजह है कि दुनिया के शिया मुसलमान दमिश्क की सैयद जैनब मस्जिद पहुंचते हैं और असद सेना इन मकबरों समेत शिया मुसलमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। लेकिन सीरियाई विद्रोही अब दमिश्क पर हावी है। वो कट्टरपंथी सुन्नी है जो सलाफी विचारधारा में यकीन रखते हैं और इस विचारधारा में मजार मकबरों की कोई जगह नहीं। इसलिए मकबरों पर संकट बढ़ गया। हालांकि इस समय भी जब सीरिया के विद्रोही सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं, तब भी दमिश्क की सैयद जैनब मस्जिद क्षेत्र में संघर्ष जारी। सुरक्षा में लगे शिया लड़ाके सब कुछ हारकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर लिया और दुनिया के शियाओं से मकबरों की सुरक्षा करने की अपील की। यानी सुलगते सीरिया में शांति स्थापना सिर्फ एक कल्पना है। अब संघर्ष शिया बनाम सुन्नी का शुरू हो चुका है। मुमकिन है कि जल्द सीरिया में कुछ ऐसे देशों के लड़ाकों की भी एंट्री जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। इनमें ईरान इराक की भूमिका देश के रूप में होगी, लेकिन तुर्की, बहरीन, अजरबैजान, अफगानिस्तान, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान और कतर के कुछ हथियारबंद संगठन सीरिया में नई जंग का ऐलान कर सकते हैं, जिन्हें अमेरिका के बढ़ते दबदबे को देखते हुए रूस से मदद मिल सकती। और यह इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ईरान और इराक मजहबी काट के साथ यहाँ सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिन्हें रूस भड़काएगा भी और जंग लड़ने के लिए प्रेरित भी करेगा, जो सीरिया में पहले भी हुआ। दरअसल सीरिया की जंग में ईरान की भूमिका असद की सुरक्षा के लिए नहीं थी, न ही इराक के लड़ाके असद के लिए जंग लड़ रहे थे, बल्कि दोनों देशों के लड़ाकों का मकसद सैयदा जैनब के रोजे की हिफाजत करना था। और दुनिया भर से शिया मुसलमानों के लिए सैयद जैनब के रोजे की हिफाजत करना फर्ज है। इसलिए सीरिया में भले ही असद शासन का अंत हो जाए, लेकिन यह जंग का अंत नहीं है। यह संघर्ष का मकसद कुछ और है, जिसके पूरे होने तक ना तो सुन्नी पक्ष रुकेगा, ना ही शिया समुदाय, जिसका मतलब है जंग की आग फिर से भड़कने में ज्यादा समय बाकी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। असद के पिता के पुतले की सवारी करते दिखे विद्रोही। हाफिज असद के पुतले को गाड़ी से खींचते दिखे विद्रोही। रूसी सरकारी मीडिया का दावा, सीरियाई विद्रोहियों ने रूसी सैन्य ठिकानों को दी सुरक्षा की गारंटी। रूसी सैन्य ठिकानों और दूतावास की सुरक्षा की गारंटी। विद्रोह के दौरान बशर सरकार अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकी। उस ताकत का नाम है केमिकल बम। सीरिया में सेना के पास बरसों से केमिकल हथियारों का बड़ा भंडार है, लेकिन इस बार ये हथियार काम नहीं आया, क्योंकि पहले बशर सरकार पर ब्रिटेन से प्रेशर बनाया गया और फिर केमिकल हथियार जिन इलाकों में रखे गए थे वहां विद्रोहियों का कब्जा हो गया। केमिकल बशर सरकार की सबसे बड़ी ताकत। सीरियाई सेना की सबसे बड़ी ताकत। सीरिया में हथियारों का ऐसा जखीरा भी मौजूद था जो विद्रोहियों का संहार कर सकता था।
लेकिन बशर सरकार चाहकर भी अपने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकी। बशर सरकार इतने बड़े विद्रोह से बिल्कुल बेखबर थी और जब उसे हालात गंभीर होने का अंदाजा मिला तब तक केमिकल हथियारों का जखीरा विद्रोहियों के पास पहुंच चुका है। बशर की मजबूरी ये रही कि केमिकल हथियार गोदाम वाले इलाकों में विद्रोहियों का कब्जा हो गया। गोलन इलाके में इजराइल की बमबारी शुरू हो गई। गोलन में भी केमिकल हथियार के कारखाने हैं। सीरियाई सेना अब अपने पीछे केमिकल हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा छोड़ गई है। विद्रोहियों ने उन हथियारों को नष्ट करने के लिए दूसरे देशों से मदद मांगी। केमिकल हथियारों पर रोक लगाने वाली संस्था को जानकारी मिली है कि सीरिया में केमिकल हथियारों का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। सीरिया में आम लोगों पर भी केमिकल वेपन का इस्तेमाल होता था। सीरिया के कई लोग गंभीर जख्मों से पीड़ित हैं। विद्रोही अब सीरिया को केमिकल हथियार से मुक्त करेंगे। अब दूसरे देशों की मदद जल्द सीरिया को मिलने वाली है। विद्रोहियों को उम्मीद है कि दमिश्क और दूसरे शहरों में भी केमिकल हथियारों का भारी जखीरा मौजूद हो सकता है। सीरिया में विद्रोह शुरू होने के बाद ब्रिटेन से बशर सरकार को चेतावनी मिली थी। ब्रिटेन ने चेतावनी दी थी सरकार केमिकल हथियारों से एक भी हमले ना करे। ब्रिटेन ने ऐसा करने पर बशर सरकार को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। यही वजह है कि सीरियाई सेना शुरुआत में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से बचती रही और बाद में हथियार रखने वाले इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा हो। सीरिया में ताकत दिखाने के लिए बशर सरकार ने कई बार केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था। यही वजह है कि 2018 में ट्रंप ने असद की तुलना खूंखार जानवर से कर दी थी। अब तख्ता पलट के बाद ऐसे तमाम हथियार को अंतर्राष्ट्रीय समूहों को सौंपा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और वहीं स्पेन में भी सीरियाई दूतावास ने हटाया झंडा। असद शासन के झंडे को हटाया गया। असद शासन के झंडे की जगह लगाया गया रिवॉल्यूशनरी फ्लैग। वहीं बशर के सैनिकों की गिरफ्तारी की तस्वीरें सामने आई हैं। विद्रोहियों ने हाथ बांधकर कराया सरेंडर। 50 से ज्यादा जवान किए गिरफ्तार। وقدوة الشباب الله أكبر والعزة لله فلسطين تم الحمد لله। और सीरिया में असद शासन के पतन के साथ ही इजरायल ने भी अपने विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान है ग्रेटर इजरायल और इस अभियान के तहत आईडीएफ ने गोलन हाइट्स से आगे की तरफ कूच कर दिया है। इस अभियान में इजरायल ने टैंक और आर्टिलरी को भी उतारा है और इसलिए किया गया है क्योंकि सीरिया के एक क्षेत्र को बफर जोन के रूप में स्थापित करने का प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है। अब कौन सा है वो क्षेत्र और क्या है मिशन ग्रेटर इजरायल, देखिए इस रिपोर्ट। शुरू आईडीएफ का एक्शन, नया मोर्चा नया मिशन। सीरिया के हालात बदलने लगे हैं। एक तरफ विद्रोही फ्री सीरियन आर्मी ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है तो दूसरी तरफ असद लापता है। एक तरफ दमिश्क समेत सीरिया के प्रमुख शहरों में विद्रोही और उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ बारूदी संघर्ष की नई तस्वीर गढ़ी जा रही है। एक तरफ सीरिया में अंदरूनी संघर्ष की चिंगारी सुलग रही है तो दूसरी तरफ सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जे का नया संकट मंडराने लगा है और ये संकट बहुत बड़ा है जिसमें अहम किरदार है इजराइल।
अहम जानकारी ये है कि सीरिया की जमीन पर इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इस ऑपरेशन के तहत इजरायली टैंक और ट्रूप्स बफर जोन में उतर गए हैं। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि आईडीएफ के ऑपरेशन में अल-कायदा भी साथ है, जो इस समय कुनैत्रा क्षेत्र में बफर जोन में मौजूद है, जिसने इस क्षेत्र में आईडीएफ की आर्टिलरी से बमबारी शुरू कर दी है, जिसका मकसद है मिशन ग्रेटर इजराइल। आपने बिल्कुल सही सुना है, आईडीएफ ने मिशन ग्रेटर इजराइल के तहत सीरिया पर कब्जे का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है और इस प्लान के तहत इस समय गोलन हाइट्स क्षेत्र को इजरायली फोर्स पार कर चुकी है। अपने मिशन के तहत इजराइल ने शुरुआती अभियान में सीरिया के कुनैत्रा को टारगेट किया है। सोर्स बता रहे हैं कि कुनैत्रा में इजराइल के टैंक दाखिल हो चुके हैं। इसके अलावा भारी संख्या में सैन्य ट्रूप्स भी बारूद बरसा रहे हैं और अपने अभियान के तहत धीरे धीरे आईडीएफ आगे बढ़ जाएगी। यानी असद सल्तनत का अंत ग्रेटर इजराइल के लिए मुफीद था, इसलिए एक पल की भी देरी किए बिना इजराइल ने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसमें इजरायली फोर्स को अल-कायदा का साथ मिल रहा है। दावा है कि इजरायली सरकार ने शुरुआती दौर में पूरे गोलन हाइट्स और दक्षिण पश्चिम सीरिया पर कब्जे के आदेश सेना के लिए जारी किए हैं, जिसके बाद ही ये कार्रवाई हुई। हालांकि इस संबंध में आईडीएफ की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन गोलन हाइट्स और उसके आगे के क्षेत्र में धमाके सुने जा रहे हैं। अब प्रश्न है कि आखिर ग्रेटर इजराइल मिशन है क्या और इजराइल के बारूदी एक्शन के बाद इस पर चर्चा क्यों हो रही है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्रमवार देखिए। दरअसल हर्जल का ग्रेटर इजराइल मिस्र से लेकर फरात नदी तक फैला है और ये मिडिल ईस्ट में सिर्फ यहूदी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका की विदेश नीति का भी अभिन्न हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट में रणनीतिक तौर पर अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ाना है। यही वजह है कि इजराइल ने एक तरफ आज़ाद फिलिस्तीन के लिए रिवर टू सी का नारा दिया है, तो दूसरी तरफ ग्रेटर इजराइल के लिए रिवर टू रिवर का नारा बुलंद किया जा रहा है, जिसका मतलब मिस्र की नील नदी से लेकर पश्चिम एशिया की रफात नदी तक यहूदी राज्य की कल्पना है। और इसका जिक्र अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि नेफ्टाली बेनेट से लेकर नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के मौजूदा नक्शे को दुनिया के लिए शाप बताया है, जिसका मकसद था ग्रेटर इजराइल मिशन की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।